नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीएस बाबा का भाजपा पर गंभीर आरोप, गांधी के नाम को मिटाने की हो रही साजिश, खुद की लकीर बड़ा करने की कोशिश कर रही है भाजपा। इधर बिलासपुर एयरपोर्ट को संवारने की हो रही बात, उधर पहुंच मार्ग ही खस्ता हाल, पहले बनाओ फिर उजाड़ों का चल रहा खेल। हरकत में आई सीएसपी डीसीएल, बिलासपुर के 10 बड़े बकायेदारों की लिस्ट जारी, 5 लाख से ज्यादा की खपत कर चुके हैं बिजली, अब होगी सख्ती। शराब दुकान के रास्ते में मिला नरकंकाल, इलाके में दहशत का माहौल, परिजनों ने कपड़े से की पहचान, 1.5 माह पहले दर्ज कराई थी गुपशुदगी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा में मिले बहुमत का दुरुपयोग कर अपमान की राजनीति करने का आरोप लगाया है। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी के नाम और विचारों को योजनाओं से हटाने की कोशिश कर रही है, जो समाज और लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की राजनीति कर रही है। आरोप लगाया गया कि जिन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान ना के बराबर रहा, वे आज सत्ता के बल पर गांधी जी के नाम को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि समाज में प्रचलित उस सोच को भाजपा बढ़ावा दे रही है, जिसमें दूसरों की बनाई लकीर को मिटाकर खुद को बड़ा दिखाने की मानसिकता है, जबकि सही रास्ता ये है कि नई और बड़ी लकीर खींचकर समाज के लिए सकारात्मक कार्य किए जाए। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की मानसिकता समाज को नुकसान पहुंचाती है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अंतर कलह की स्थिति तो जैसी नहीं दिखनी चाहिए दिखने लग रही है। भाजपा में ये बहुत कम दिखता था। जब आप मंत्रिमंडल में 10-11 वरिष्ठ मंत्रियों को स्थान नहीं दे पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्थिति दिखेगी कि उनमें से एक जो अब विधायक हैं वो विधानसभा में ऐसी प्रस्तुति करते दिखते हैं कि मानो कि वो विपक्ष के विधायक। आपको ऐसी परिस्थिति दिखेगी कि बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको पहले मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में भी नाम चलता था, मंत्री बनाया गया, वहाँ से हटा के सांसद के रूप में उनको दिल्ली बुला लिया गया, वहाँ जवाबदारी फिलहाल अभी तक नहीं मिली। और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि स्काउट्स एंड गाइड जैसे संस्था के अध्यक्ष के लिए उनका पहल है कि मैं तो 5 साल के लिए मनोनीत हूँ, ये जम्बूरी कैसे की जा सकती है, दूसरे का नाम आया। तो ये अप्रत्याशित स्थिति है किसी भी दल में, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गड़बड़ है। विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के मामले पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि फिलहाल वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि मामला कानून के दायरे में है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि यह चर्चा सामने आई है कि साहू समाज से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति थी और उन्हें चुनाव में न उतरने की सलाह भी दी गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा में बढ़ती अंदरूनी खींचतान की ओर भी इशारा किया। पार्टी ने कहा कि भाजपा में कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलना, अनुभवी नेताओं को अलग अलग भूमिकाओं में समायोजित करना और जिम्मेदारियां तय न होना इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने उदाहरण देते हुए कहा कि लंबे समय से वरिष्ठ नेता रहे कुछ चेहरों को पहले राज्य सरकार से हटाकर दिल्ली भेजा गया, लेकिन वहां भी उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिससे असंतोष की स्थिति सामने आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा में इस तरह की स्थिति का होने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ वाली बात सामने आ सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की मूल आत्मा को खत्म कर दिया है और गरीब मजदूरों से काम का अधिकार छीन लिया गया है। उन्होंने इसे मजदूर विरोधी और महात्मा गांधी के विचारों पर सीधा प्रहार बताया है।
टीएस सिंहदेव ने कहा कि मनरेगा अब तक संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े रोजगार के अधिकार की गारंटी थी, जहां मजदूर अपनी जरूरत के मुताबिक काम मांग सकते थे और सरकार को देना पड़ता था। लेकिन नए अधिनियम के जरिए इसे एक सीमित बजट वाली योजना में बदल दिया गया है, जहां अब जितना बजट होगा उतना ही काम मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मनरेगा के तहत अधिकांश राशि केंद्र सरकार देती थी, अब 60:40 के अनुपात में राज्य सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस अतिरिक्त भार को उठा सकें और साथ ही अन्य विकास कार्य भी कर सकें। इसका सीधा असर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े आम नागरिकों और गरीब मजदूरों पर पड़ेगा। सिंहदेव ने कहा कि नए सिस्टम में साल के तय समय पर जबरन रोजगार रोका जा सकेगा, जिससे सरकार तय करेगी कि गरीब कब काम करेंगे और कब बेरोजगार रहेंगे। मुझे लगता है उनने साहू समाज के चुनाव में भाग लेके गलती की। हम अपने साथी के साथ हैं, कानून के दायरे में ये मामला है और कानून के दायरे में उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार ने 100 से 125 दिन रोजगार देने की बात कहकर केवल भ्रम फैलाया है, जबकि हकीकत ये है कि पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के तहत औसतन केवल 38 दिन का ही काम मिला है। छत्तीसगढ़ में भी कई गांवों में अघोषित तौर पर काम बंद होने का आरोप उन्होंने लगाया। विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि साहू समाज के चुनाव में भाग लेकर कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा कि मामला कानून के दायरे में है और पार्टी अपने साथी के साथ खड़ी है तथा कानून के तहत ही इस पूरे मामले का सामना किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत दगौरी स्थित नोवा प्लांट से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाने पर 13 कर्मचारियों को काम से बाहर कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मजदूरों में भारी आक्रोश है और मामला अब सड़क से लेकर प्रशासन तक पहुंच गया है। देखिए क्या है पूरी खबर। बताया जा रहा है कि नोवा प्लांट प्रबंधन ने इन कर्मचारियों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वही कर्मचारी इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बता रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने किसी भी तरह की तोड़फोड़ या झगड़ा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सुरक्षित कार्य वातावरण की मांग रखी थी। इसी मुद्दे को लेकर आज छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नोवा प्लांट के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरा इलाका कुछ समय के लिए तनावपूर्ण नजर आया। नोवा प्लांट में सैकड़ों कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं। कुछ मजदूर पिछले 5 साल तो कुछ 10 साल से भी ज्यादा इस कंपनी में सेवाएं दे चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हाल के दिनों में उद्योगों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले इसी प्लांट में एक मजदूर काम के दौरान गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी घटना के बाद कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और सुरक्षित व्यवस्था की मांग उठाई थी। ईमन बोला थे पर हमन श्रम आयुक्त में गए हैं, यहाँ के पूरा सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, वहाँ कोई भी ऐसी कोई प्रकार के अनर्गल इधर बात नहीं हुई है। और आप ये बताओ कहीं भी स्टाम्प में कोई व्यक्ति से लिए जाते का, यहाँ से ओकर एफिडेविट स्टाम्प में लिए गए नोटरी करा के, ओकर बाद भी मन ओला नहीं रखन कहा थे। अभी बात हुई से तो बोला थे कि प्रबंधन से बात करथन, काबर के ओकर कोई बड़े अधिकारी है जिन हॉस्पिटल में है जेकर स्वास्थ्य के जल्दी बने हुए के हम कामना करत हन। काबर के हमर लइका मन रोजी रोजगार बर है। आवाज़ 3 महीना हो गए, 5 दिन के समय मांगे, यदि नहीं होते हमर लइका मन की मन वापसी नहीं करी तो हमन यहाँ के सरपंच अमेरिकी और दगौरी सरपंच से मिल के बात करबो और अनिश्चितकाल हड़ताल करबो। अच्छा, मन 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कंपनी के प्रबंधन से बात करे बर आए रहे। चर्चा हो है और मन दोनों ठेकेदार और प्रबंधक दोनों आपस में बात करके चर्चा करके बताबो कहे थोड़ा समय मांगे है, तो हमन भी अपन तरफ से मतलब समय देहन। हमार आगू में श्रम आयुक्त ने सुनवाई भी होना है, तो कम से कम 5 दिन के समय उखर पास है। अगर उखर से पहले हमला सूचना मिल जाते कि भाई हमार रखने वाला हन, हमार रखबो मजदूर मन ला, तो हमारे तरफ से कोई आंदोलन नहीं करे जाए। लेकिन अगर नहीं रखी तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रही। हमन या तो अमेरिकबरी गाँव में सरपंच के साथ मिल के या तो फिर दगौरी गाँव में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठबो। काबर के लइका मन के रोजी मजदूरी के बात है और कोनो ला निकाले से प्रबंधक ला कोई फायदा होना नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती द्वेष भावना से जो चाहे ठेकेदार हो चाहे प्रबंधक हो जो करत है वो गलत है, तो हम गलत के विरोध करे बर यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के लोग आए थे, धरना प्रदर्शन किए थे नोवा स्टील प्लांट के खिलाफ कि मजदूर हैं उनको निकाला जा रहा है करके। तो इन लोग स्टील प्लांट के मैनेजर से
और जो मजदूर ठेकेदार हैं उनसे बात किए हैं और बात करके इन लोग आपस में हो गए हैं, समझ गए हैं और चले गए हैं। इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं, उसको एसडीएम तहसीलदार साहब को देंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि निकाले गए 13 कर्मचारियों को 5 दिनों के भीतर नौकरी पर वापस लिया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नोवा प्लांट प्रबंधन कर्मचारियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेगा या फिर मजदूरों की आवाज दबाने की कोशिश में आंदोलन और उग्र होगा। फिलहाल सबकी नजरें प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हैं। जैसे कि ये सेनानी मन बात करें, निंकर द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अपन सुरक्षा व्यवस्था के मांग जन यहाँ करने वाला काम कर रही है भाई मर रही से उनकर द्वारा मांगे गई से तो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो नोवा प्लांट के प्रशासन है उनकर द्वारा ज़बरदस्ती मतलब काम ले बिना वजह के निकाले गए हुए करके अभी फिलहाल मन हड़ताल में बैठे हुए, अभी इनकर जवाब नहीं मिल पाए। अब देखथन आगे रणनीति का होते। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। शहर के 4 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से एक बेहद चिंताजनक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कभी सरकारी शिक्षा तंत्र की पहचान बने ये मॉडल स्कूल आज खुद संकट में है। डीएमएफ यानी जिला खनिज संस्थान न्यास से फंड नहीं मिलने के कारण प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है जिसने करीब 300 मासूम बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया है। देखिए क्या है पूरी खबर। बिलासपुर के तिलक नगर, लाल बहादुर, तारबहार और लाला लाजपत राय इन 4 स्कूलों में चल रही नर्सरी कक्षाओं को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि शिक्षा सत्र के बीच लिया गया एक बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम भी माना जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत तत्कालीन सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों जैसे मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। पहले से 8वीं फिर 12वीं तक और बाद में पालकों की मांग पर नर्सरी कक्षाएं शुरू की गई, लेकिन अब वही बच्चे, वही पालक और वही स्कूल सब असमंजस में है। हैरानी की बात यह है कि इन 4 स्कूलों में नर्सरी के लिए सिर्फ 6 शिक्षिकाएं कार्यरत है और इन्हीं के वेतन के लिए डीएमएफ से फंड नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण नर्सरी कक्षाओं को बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। बीच सत्र में नर्सरी बंद होने से बच्चों को न तो परीक्षा का अवसर मिलेगा, न ही दूसरे स्कूलों में आसानी से प्रवेश। अधिकांश पालक गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं जिनके लिए निजी स्कूलों की भारी फीस देना नामुमकिन है। प्रशासन का कहना है कि 8 फरवरी से नर्सरी कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। इस सत्र में अस्थायी रूप से सरकारी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाएंगी, लेकिन अगले सत्र से नर्सरी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 4 विद्यालय हैं जहाँ पर नर्सरी से लेकर केजी 2 तक की क्लासेस लगती थी। वहाँ पर संविदाहीन कर्मचारियों को रखे हैं और जिसके कारण जो है खनिज न्यास से वेतन नहीं मिलने के कारण, मानदेय नहीं मिलने के कारण उनको जो है विभाग असमर्थ है, वेतन नहीं दे पाएगा या मानदेय नहीं दे पाएगा, जिसके कारण उनको निकाला जाएगा। तभी शिक्षकों को निकाला गया है। उसके बाद जो है इन लोगों के ऊपर भी होगी कार्रवाई, करेंगे इनके ऊपर भी। और साथ जो है जो केजी 2 में बच्चे हैं उनको हम आने वाले सत्र में क्लास 1 में ले लेंगे और केजी 1 वाले और नर्सरी वाले जो बच्चे हैं उनको बाहर जाना होगा, या एक तरह से कहें कि ये जो कक्षाएं हैं इन विद्यालयों में जहां संचालित हो रही थी वहां पर ये बंद हो जाएगी। सवाल बड़ा है, क्या फंड की कमी के नाम पर मासूमों की पढ़ाई कुर्बान कर दी जाएगी? क्या मॉडल स्कूल अब सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएंगे? जवाब अब शासन और प्रशासन को ही देना होगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चकरभाटा एयरपोर्ट तक जाने वाली नई सड़क लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई थी। सड़क बनते ही लगा कि अब सफर आसान और सुरक्षित होगा, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। सड़क का निर्माण पूरा होते ही जल अमृत मिशन के नाम पर उसी नई सड़क को फिर से खोद दिया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। देखिए क्या है पूरी खबर।
करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर जैसे ही खुदाई शुरू हुई, यातायात पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह गड्ढे, मिट्टी के ढेर और अधूरा काम राहगीरों के लिए खतरा बन गया है। एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, अगर जल अमृत मिशन का काम करना ही था तो सड़क निर्माण से पहले पूरी प्लानिंग क्यों नहीं की गई। नई सड़क को बार बार खोदना न सिर्फ सरकारी पैसे की खुली बर्बादी है, बल्कि विभागों के बीच तालमेल की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विकास के नाम पर यह कैसा काम हो रहा है। क्यों पहले सड़क बनती है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या फिर नुकसान का बोझ हमेशा जनता पर ही डाला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जिम्मेदार विभाग इस अव्यवस्था पर जवाबदेही तय करेंगे या फिर चकरभाटा एयरपोर्ट की यह सड़क भी अधूरी योजनाओं और लापरवाही की खतरनाक मिसाल बनकर रह जाएगी। जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस और साफ जवाब चाहती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े विकास खंडों में शुमार बिल्हा, जहां मंचों से विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां स्थित पोस्टमार्टम हाउस यानी चीर घर खुद बदहाली का शिकार है। हादसे में मौत हो या सामान्य मृत्यु, शवों को सुरक्षित रखने के लिए जिस फ्रीजर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह यहाँ मौजूद ही नहीं है। मजबूरी ऐसी कि शवों को अस्पताल के अन्य कमरों में रखा जाता है। इससे न सिर्फ परिजनों को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, बल्कि पुलिस और अस्पताल स्टाफ को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह है बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चीर घर, जो 3 थानों के क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नदारद है। चीर घर की इमारत जर्जर है, अंदर पर्याप्त रोशनी नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं और शव रखने के लिए कोई फ्रीजर उपलब्ध नहीं है। हादसे या संदिग्ध मौत के बाद शवों को सुरक्षित रखने के लिए परिजन घंटों इधर उधर भटकते नजर आते हैं। कई बार शवों को मजबूरी में अस्पताल परिसर में ही रखना पड़ता है, जिससे संक्रमण और अव्यवस्था का खतरा बना रहता है। संवेदनशील मामलों में काम करने वाले पुलिसकर्मी भी इस अव्यवस्थाओं से जूझते दिखाई देते हैं। इसके बावजूद ना तो जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम उठाया है। जब इस मुद्दे पर बिल्हा के BMO SK गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि चीर घर की स्थिति को लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, वो तो सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि चीर घर जो काफ़ी पुराना है और जर्जर स्थिति में है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए कई बार अवगत कर चुके हैं, अपने उच्च अधिकारियों को लेटर लिख चुके हैं और जैसे ही शासन से मतलब उसका बजट आएगा वो नया बनाया जाएगा उसका। हादसे में कई बार मौत की खबर आती है और फ्रीजर नहीं है रखने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी, फ्रीजर के लिए भी हम लोग लेटर लिखे हैं कि हमारे यहाँ कम से कम जो वो डेड बॉडी आती है फ्रीजर उसको रखने के लिए जो आपका उपलब्ध कराया जाए करके, तो उसके लिए भी हम लोग 2-3 लेटर लिखे हैं और हो सकता है कि जल्द उपलब्ध हो जाए हमको। लेकिन सवाल अब वही है, एशिया के सबसे बड़े विकास खंड में इतनी जरूरी और संवेदनशील व्यवस्था आखिर कब तक बदहाली का शिकार रहेगी और कब जिम्मेदार इस पर गंभीरता से कदम उठाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व में हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर और खतरनाक सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला दिसंबर के अंतिम सप्ताह का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना का वीडियो सामने आने के बावजूद ATR प्रबंधन लंबे समय तक आंख मूंदे बैठा रहा। जब वन मुख्यालय से दबाव बढ़ा तब जाकर प्रबंधन हरकत में आया और आनन फानन में कार्रवाई शुरू की गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू ये है कि चौथा आरोपी अब भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक फरार आरोपी एक भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है, जिसके चलते राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कमजोर होने के आरोप लग रहे हैं। स्थिति ये है कि सर्च वारंट जारी होने के बावजूद ATR प्रबंधन फरार आरोपी को पकड़ने में अब तक नाकाम रहा है।
इससे वन विभाग की निष्पक्षता और गंभीरता पर सवाल और गहरे हो गए हैं। इस मामले पर जब हमारी टीम ने बिलासपुर सांसद तोखन साहू और मुख्य वन संरक्षक अधिकारी मनोज कुमार पांडे से बात की तो उन्होंने दावा किया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपी के खिलाफ भी चालान पेश कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि लापरवाही बरतने वाले गेट मैन को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 डिप्टी रेंजर और 1 रेंजर को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। कार्रवाई हो चुका है। एटीआर में जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई हुई है। यदि कोई नहीं मिलता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी हम कोर्ट चालान कर सकते हैं, फरारी का पंचनामा बनाकर कर सकते हैं। उसमें तत्परता की गई है और जो गणेश हैं वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने ठीक कार्रवाई की है। सर, और देखा गया है कि बहुत दिनों से पुराना वीडियो था, उसके बाद जब सोशल मीडिया वायरल हुआ तो जाहिर सी बात है इसमें देखा जा रहा है कि अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो। देखिए, मिली भगत को तो सवाल ही नहीं उठता। ये हो सकता है कि कोई उदासीनता या लापरवाही हो। मिली भगत अपराध के मामले में आज ऐसा समय नहीं है कि कोई अधिकारी मिली भगत करे। विलम्ब हो सकता है। वैसे मुझे जानकारी दी गई है कि जो गेट मैन था उसको बर्खास्त किया गया है। 2 डिप्टी रेंजरों के अगेंस्ट भी कार्रवाई की गई है। रेंज अफसर को भी नोटिस दिया गया है। सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेंज अफसर के विरुद्ध भी कार्रवाई, ऐसा मुझे बताया गया कि हो रही है। डिप्टी रेंजर के विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सच में निष्पक्ष और सख्त होगी या फिर दबंगों और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश एक बार फिर से सिस्टम पर भारी पड़ेगी। अब नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व की घटना के बाद अब वन विभाग की कार्यप्रणाली और जंगलों में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में कड़ा ऐतराज जताया है और साफ तौर पर कहा है कि जंगल और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी वजह लोगों में जानकारी और जागरूकता की कमी है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आम लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वन्य पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाने पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। इसी अज्ञानता के कारण कुछ लोग बिना सोचे समझे जंगल में घुसते हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर लोगों को वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी सही जानकारी दी जाए तो ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है। इसके लिए वन्य क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाने, जागरूकता शिविर लगाने और नियमों की स्पष्ट जानकारी देने की मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब लोगों को समझ आएगा कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार है, तब वे खुद ही संरक्षण में आगे आएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि वन विभाग इस जागरूकता को लेकर क्या ठोस योजना बनाता है या फिर यह सुझाव भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। नजरें अब वन विभाग और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। की है कि इंटरप्रिटेशन सेंटर एक होना चाहिए जिसमें रोज़ शाम को वाइल्ड लाइफ या नेचर और फॉरेस्ट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर होती है वो दिखाया जाना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। और वो उन लोगों ने कहा है वो करेंगे और मुझे 11 तारीख को अचानक शिवतराई में वो पिक्चर दिखाएंगे। एक बार फिर से वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने लंबित बिजली बिलों की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 5 लाख रुपए से अधिक बकाया रखने वाले टॉप 10 बड़े उपभोक्ताओं की सूची जारी कर दी है। विभाग के मुताबिक इन 10 उपभोक्ताओं पर कुल बकाया राशि 1,19,38,642 रुपए से अधिक है, जो लंबे समय से जमा नहीं की गई है। सूची में शैक्षणिक संस्थान,
होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी उपभोक्ता शामिल हैं, जिन पर भारी भरकम बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इन सभी बड़े बकायादारों को भुगतान के लिए अंतिम सूचना दी जा चुकी है और तय समय सीमा के भीतर यदि राशि जमा नहीं की गई तो बिना किसी भेदभाव के इनके बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके साथ ही बकाया वसूली के लिए नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क, पेनाल्टी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग का यह भी कहना है कि अभियान के तहत सबसे पहले बड़े बकायादारों पर कार्रवाई कर राजस्व हानि की भरपाई की जाएगी ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न पड़े। बिजली विभाग ने एक बार फिर अपील की है कि सूची में शामिल सभी उपभोक्ता जल्द से जल्द अपना बकाया बिल जमा करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिलासपुर रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्त और जोरदार कार्रवाई की है। बिलासपुर चांपा रेल सेक्शन और दोनों प्रमुख स्टेशनों पर चलाए गए किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस विशेष अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 418 यात्रियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनसे 2,86,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। कुल मिलाकर रेलवे ने 634 मामलों में 7,74,700 रुपए का जुर्माना वसूल कर साफ कर दिया है कि अब नियम तोड़ने वालों पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 25 ट्रेनों में सघन टिकट जांच की गई। जांच में बिना टिकट यात्रा के साथ साथ अनियमित टिकट के 187 मामले और बिना बुक किए गए लगेज के 29 मामले भी सामने आए। अनियमित टिकट मामलों से 85,665 रुपए और बिना बुक लगेज से 2,970 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस अभियान को सफल बनाने में टिकट निरीक्षक और टीटी स्टाफ की अहम भूमिका रही, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्रवाई को अंजाम दिया। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले टिकट जरूर लें, नियमों का पालन करें और जुर्माने व परेशानी से बचें। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। रायपुर रेल मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते 11 जनवरी को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक का सीधा असर बिलासपुर रायपुर रेल रूट पर पड़ने वाला है। रेलवे के अनुसार इस कार्य के कारण कुल 8 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें 11 जनवरी को 6 मेमू ट्रेनें और 12 जनवरी को 2 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा झारसुगुड़ा गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर को 11 जनवरी को बिलासपुर में ही कैंसिल कर दिया जाएगा। यह ट्रेन आगे की यात्रा नहीं करेगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह ब्लॉक गर्डर डी लॉन्चिंग के लिए लिया जा रहा है ताकि अधोसंरचना विकास का कार्य समय पर पूरा किया जा सके। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खैरागढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैलीमेटा गांव में शराब दुकान मार्ग के पास सड़क किनारे एक नरकंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। देखिए क्या है पूरी खबर। पैलीमीटा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने शराब दुकान जाने वाले मार्ग के पास सड़क किनारे एक नरकंकाल देखा। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के अनुसार गांव का ही एक युवक बीते करीब 1.5 माह से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज कराई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि मिला नरकंकाल उसी युवक का हो सकता है। सूचना पर मोहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्यवाही के बाद कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव भेजा गया। कंकाल के पास से मिले कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान अनाड़ी ध्रुवे उम्र 33 वर्ष के रूप में की है। थाना प्रभारी रोहित रजक के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ माह पहले क्षेत्र में बांध का पानी भरा हुआ था और शराब के नशे की हालत में युवक पानी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कड़ार गांव में पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस को गांव में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद तत्काल टीम गठित कर दबिश दी गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से दूजराम यादव को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 25 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत शराब जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कब से अवैध शराब बेच रहा था और इस कारोबार में कोई और व्यक्ति शामिल है या नहीं। पुलिस अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध शराब के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव-गांव में लगातार अभियान चलाकर ऐसे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध शराब कारोबारियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। रतनपुर की 24 वर्षीय खुशी अग्रवाल ने ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा को पहली ही कोशिश में पास कर दिया है। इस सफलता के साथ खुशी अब देश के किसी भी हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में विधि प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत हो गई हैं। खुशी अग्रवाल रतनपुर निवासी व्यापारी और समाज सेवी दीपक अग्रवाल की पुत्री हैं। परीक्षा परिणाम आते ही घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। रिश्तेदार, मित्र और नगरवासियों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खुशी की प्रारंभिक शिक्षा रतनपुर में हुई, जिसके बाद उन्होंने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से विधि लॉ की पढ़ाई पूरी की। उनका कहना है कि उन्हें इस क्षेत्र में पीड़ित और शोषितों को न्याय दिलाने की प्रेरणा मिली। माता पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रखी और आज यह प्रतिष्ठित परीक्षा पहली बार में पास कर ली। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और मैं पीड़ित लोगों के लिए और शोषित लोगों के लिए सोसाइटी में काम करना चाहती थी और मेरा आज AIB का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया 20 का, जिसमें घर में बहुत खुशी का माहौल है। रिश्तेदार और मेरे कजन्स सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं आगे भी इस फील्ड में और अच्छा कुछ करूँ और सोसाइटी के लिए सेवा करूँ और ईमानदारी से सहायता करूं और जिससे लोगों को न्याय मिल सके। बिलासपुर में युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। BSc और PSc की कोचिंग कर रहे एक युवक पर युवती के निजी फोटो और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। युवती की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र में रहने वाला कृष्णा टेकाम उम्र करीब 20 वर्ष PSc की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी पहचान एक युवती से हुई जो उसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और युवक ने भरोसा जीतकर युवती के निजी फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। आरोप है कि इसके बाद युवक का व्यवहार बदल गया और वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती पर गलत दबाव बनाने लगा। थाना कोतवाली में एक युवती हैं जिन्होंने आवेदन दिया था कि जो एक लड़का है जो उनके जान पहचान का था, उनके कुछ निजी वीडियो और फोटोज़ रखे थे और उसमें पैसे की डिमांड कर रहा था, वरना उसको वायरल करने की धमकी दे रही थी। तो उसमें संबंधित धाराओं में FIR पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। युवक की धमकियों से परेशान होकर युवती ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी आप बीती पुलिस को बताई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की, जिसके बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दैनिक न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां माइक्रो फाइनेंस और कोऑपरेटिव संस्था पर बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता, कूट रचना और कर्मचारियों को फंसाने के आरोप लगे हैं। संस्था के पूर्व कर्मचारी उपेंद्र नाथ चंद्रा ने रायपुर सहित कई जिलों में कॉन्फ्रेंस किया है और आज बिलासपुर पहुंचकर यहां के पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी है। उपेंद्र ने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायतों के बावजूद पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा FIR दर्ज नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता उपेंद्र नाथ चंद्रा का कहना है कि जिस संस्था में वे कार्यरत थे उसका पंजीकरण एक नाम से है, लेकिन संचालन दूसरे नाम से किया जा रहा है। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन कर लोन वितरण,
फर्जी दस्तावेज तैयार करना और जांच एजेंसियों व न्यायालयों को गुमराह किया गया। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर लाखों रुपए कर्मचारियों से वसूले गए और विरोध करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की बात कही है। मैं भैया माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इसाफ कोऑपरेटिव है जो, इसका पूरा नाम बहुत लंबा इसीलिए इसाफ शॉर्ट में बता रहा। वहाँ महिला समूह को लोन बांटने का और लोन वसूलने का काम चलता था। तो बहुत सारे कस्टमर जो पैसा भाग गए थे या जो पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, उसका पैसा कंपनी ने सभी ब्रांचों में एंट्री करा दिया। तो वो जो एंट्री कराया तो मेरे ब्रांच में मैंने सिमगा में 5 लाख एंट्री था, जो पैसा नहीं दिए थे उसको मैंने अपने जेब से भरा है, और गुंडरदेही में 2 लाख रुपए मैंने भरा है। तो इस तरह से मैंने 7 लाख भरा है भैया। तो उस पैसे को मैंने वापस मांगा दूसरे कंपनी जाने के बाद, तो उन्होंने पैसा वापस करने के बजाय मुझे ऊपर ज़बरदस्ती 2 लाख रुपए और भरो करके और बोल रहे हैं। तो मैं नहीं देके मैं थाने में रिपोर्ट किया, थाने से लेकर मंत्रालय तक रिपोर्ट किया हूँ, कहीं भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ भैया। जितना डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, उनकी पूरी गलतियों को जानता हूँ। तो ये लोग कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और मेरा मुद्दा भले ही मैं उठाया हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा मुद्दा जरूर रहे और ये अंजाम तक पहुँचे, इसीलिए मैं हूँ। उपेंद्र नाथ चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके द्वारा सिमगा, गुंडरदेही, बलौदा बाजार, बालोद और सक्ती जिलों में पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायतें देने के बावजूद संज्ञेय अपराध होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हाल ही में जमीन विवाद के दौरान उनके और उनके पिता के साथ मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें इलाज निजी खर्च पर कराना पड़ा। शिकायतकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई, संस्थान को बंद करने और न्याय की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।